सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस वाय संस्कृतम में। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि यूजीसी के द्वारा जो नेट का पेपर लिया गया है और उस नेट के पेपर में बहुत ही विलम्ब हो गया है आंसर की आने में, जो कि सभी लोग जो आप पेपर दिए हैं सभी लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो उसकी आंसर की अभी आई है और इसमें बहुत सारी समस्याएं आप लोगों को हो रही हैं कि पेपर का कोड कौन सा है, प्रश्न का कोड है, फिर उसके ऑप्शन का कोड है। इस प्रकार से आंसर की मिलाने में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याएं को आप आराम से पेपर मिला सकें, इसके लिए और आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें अभी जो यह वीडियो है इसमें तो 25 कोड का फर्स्ट पेपर जो है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरा यानी कि 25 कोड का संस्कृत का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपर की आंसर की आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। और इसके अलावा 73 कोड का भी फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों पेपर की आंसर की मैं दे चुका हूं, तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिए, या फिर जो लोग आपके साथ ही 73 कोड से दिए हैं उन लोगों को वह वीडियो भेज दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा 25 कोड नेट का, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है। इसका पहला प्रश्न है आपका, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो पहला का जो आपका आंसर है पहले प्रश्न का वह है विशेष परीक्षा, यानी कि 4.4 आपका जो यहाँ पर रहेगा वह आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी सेकंड नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का वह कौन सा है? 4 वाला, यानी कि ए, सी और ई। पहला कौन सा? ए आधारित सिद्धांत मूलक शोध, और सी यानी कि सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध, और ई मतलब व्यष्टि अध्ययन शोध। यह आपका 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही आंसर है। ऑप्शनल में हम देखेंगे, ऑप्शन में तो 4.4 यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है कि कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी यहाँ पर? तो क्रियात्मक अनुसंधान विधि, जो कि कक्षा के अंतर्गत कक्षा जब चलती रहती है तब शिक्षक या अध्यापक जो एक शोध करता है उसी को ही क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। ठीक है, यह 4.4 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? किसे अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास में। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वह तीसरे नंबर का, यानी बी, सी और ई। बी में है संप्रेषणीयता, सी में है प्रबंधन और निगरानी, और ई में है मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना, जो कि एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में जो अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत बताने के लिए यह 3 बिंदु जरूरी होते हैं: संप्रेषणीयता, शिक्षक का प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन का वह कौन सा रहेगा? 3.3 वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, 3.3 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 5वां प्रश्न है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड, यहाँ पर 2 सूची दी गई हैं, इनको हमें मिला करके देखना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सेकंड नंबर वाला सही ऑप्शन है आपका। यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या है? ए वाला जो है ये निर्माणात्मक मूल्यांकन, यह किसके साथ मिल रहा है? फर्स्ट के साथ में, यानी कि रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। बी का हम देखते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन, यह किसके साथ मिल रहा है? आधिपत्य सूचक मानक के साथ मिल रहा है। तीसरा है यहाँ पर कि तीसरा क्या दिया है? निकष संदर्भित परीक्षण, और इसका जो यहाँ पर इसी के सामने दिया गया है, इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है।
चौथा है मानक संदर्भित परीक्षण, जो कि इसका प्रयोजन अधिगम स्तर को आंकना होता है। यानी कि ये जो सूची बन दी गई है इसके जो सामने ही है यही सूची 2 और इसका यही सीधा का सीधा पहले का पहला, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ, इस प्रकार से इसको मिलाया गया है। तो यही इसका सही आंसर होगा। कौन सा? सेकंड नंबर वाला। ठीक है, यह वाला। यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो सेकंड नंबर पर जो है यही आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा 2.2। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6वें की, जो कि आपका दिया गया है उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापन विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित हो। यानी छात्र केंद्रित विधि कौन सी होती है, यह विधि आपको यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं 6वें का जो आंसर है सही वह कौन सा है? डी और ई, यानी कि केवल डी और ई, सेकंड नंबर वाला सही ऑप्शन है आपका। तो डी में कौन सा है? कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण और अनुरूपण और भूमिका निर्वाह, यह जो है यह अधिगमकर्ता के केंद्रित होने वाली विधियां मानी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6वें का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? 2.2 वाला यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर का जो प्रश्न है आपका कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन से क्रम को उपयुक्त माना जाता है, ये ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वह परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना समीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण एवं सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। हम ऑप्शन देखते हैं हमारे पास इसका सही आंसर क्या है। 7 का है जो है 2 नंबर का सही ऑप्शन है आपका 2.2, यानी कि शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, सामान्यीकरण पर पहुंचना और फिर निष्कर्ष देना। ठीक है, जो कि नॉर्मली एक छोटे से हम जब भी कोई सा भी शोध करते हैं तो वह शोध में सबसे पहले समस्या ही आती है। समस्या हमारे सामने क्या है, किस बात पर हमें शोध करना है, उसके बाद हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं कि यह किस प्रकार से यह हो सकती है। परिकल्पना का फिर परीक्षण किया जाता है, फिर उसका सामान्यीकरण यानी कि कितने लोगों में यह है उसका परसेंटेज निकाल करके फिर निष्कर्ष देते हैं कि इसका यह कितना सटीक आंसर हमारा रहा और हमारी समस्या का समाधान क्या रहेगा, यह निष्कर्ष में आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? 7 का 2.2। 8वें की प्रश्न की हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र में सबसे कम प्रभावित होते हैं? क्या पूछ रहा है कि कौन से अनुसंधान चरण में अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है ए और बी, यही आपका सही, यानी अनुसंधान चरों की पहचान करना और अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, यही सबसे कम प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वो 8वें का कौन सा होगा? 1.1। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 जो आपका है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? ठीक है, 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? सही आंसर है अवबोध स्तर, यानी कि जब वो समझता है तब वह क्या कर सकता है, सकारात्मक और दृष्टांतों के बीच भेद करने का अवसर उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ आपका जो 9th का सही ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? 2.2। चलिए आगे चलते हैं 10वें नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पर पराविधेयात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी? कौन सी शोध प्रक्रिया यहाँ पर जो है आपकी पराविधेयात्मक उपागम के अंतर्गत आती है? तो निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन 3.3 यहाँ पर जो है आपका सही आंसर है इसका। आगे चलते हैं, हम देखते हैं 11वें नंबर का जो प्रश्न है यह एक गद्य दिया गया है। इस गद्य को पढ़ने के बाद यहाँ पर प्रश्न बना है वाणिज्य से वाणिज्य की सोच रखने वाले प्रबंधकों की वर्तमान रणनीति क्या है? ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ेंगे आपने पढ़ा होगा तो यहाँ का जो सही आंसर है डिजिटल व्यवसाय का अधिक से अधिक प्रयोग करना। 4 वाला 4.4 जो है आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 11 का। अगले चलते हैं हम यहाँ पर फिर भी 12वें नंबर पर फिर एक यहाँ पर गद्य दिया गया है, पठित गद्यांश इसको कहते हैं। इसको पढ़ करके यहाँ पर आपको प्रश्न देना है, प्रश्न का उत्तर देना है कि अनुच्छेद में किस बात पर बल दिया गया है। ठीक है, यह यहाँ पर पूछा है। तो ई प्रापण की प्रमुख विशेषताएं, इस बात पर यहाँ पर बल दिया गया है। जिसका जो सही आंसर है कौन सा है? 4.4 यहाँ पर आपका 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है। 13वें नंबर में भी यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसका प्रश्न दिया है कम कागजी कार्रवाई के परिणाम के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है?
ठीक है, तो कौन सा मुद्दा हो सकता है यहाँ पर महत्वपूर्ण 13वें नंबर में? तो नए उत्पाद विकसित करना, यानी कि थर्ड नंबर का जो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है यही आपका सही आंसर है। किसका? प्रश्न नंबर 13वें का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आगे हम चलते हैं 14वें नंबर पर, देखते हैं यहाँ पर भी एक अपठित गद्यांश दिया गया है जो कि है इंटरनेट की ताकत के संदर्भ में ई प्रापण का मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है। इंटरनेट की ताकत के संदर्भ में ई प्रापण का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है या मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? तो उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति, जो कि थर्ड नंबर पर आता है, यह आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है, सही उत्तर है, सही आंसर है। ठीक है, 14वें का 3 वाला। ठीक है, ऑप्शन में भी 3.3 यहाँ पर दिया गया है। आगे हम देखते हैं 15वां नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको एक गद्य दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसका प्रश्न है ई प्रापण के क्या लाभ हैं। तो ए और बी, यानी कि जो पहला नंबर ऑप्शन है यही, ए में क्या है लागत कटौती और बी में क्या है शीघ्र सुपुर्दगी। ठीक है, यही आपका सही आंसर यहाँ पर होगा 15वें का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न पर। जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटकों का क्रम क्या होता है? ठीक है, तो घटकों का क्रम क्या होता है? ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, यहाँ यानी सबसे पहले स्रोत, फिर कूटलेखित्र, फिर संदेश, फिर विकोडक, फिर फीडबैक। यही क्रम जो यहाँ पर क्रमशः दिया गया है संप्रेषण का, यही शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण का क्रम इसी प्रकार से होता है, संप्रेषण के घटकों का क्रम। तो यहाँ पर जो आपका 16वें नंबर का जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? फर्स्ट नंबर वाला। आगे चलते हैं 17वें नंबर पर, देखते हैं यहाँ पर सूची दी गई है, एक फर्स्ट सूची है और एक सेकंड नंबर की सूची है, इन दोनों को मिलाना है। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? पहला वाला है, यानी कि जो ए नंबर पर शारीरिक है यह अश्रव्य आवाज के अंतर्गत आ जाएगा। जो मनोवैज्ञानिक है सेकंड नंबर पर, यह पूर्त प्रवृत्त धारणाओं के अंतर्गत आ जाएगा। जो भाषा संबंधी आपका यहाँ पर दिया गया है यह अलग समझ के अंतर्गत आ जाएगा। जो सांस्कृतिक है यह रूढ़िबद्ध धारणाओं के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से जब आप इसको मिलाएंगे तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि सही आंसर को दर्शाता है। आगे हम चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न है कि नीचे दो तर्क वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है कि सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं और दूसरा है कि सुकरात भ्रमशील नहीं है। तो विरोध के क्लासिकी वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है, जो कि आपको यहाँ पर बताना है। तो 18वें का जो सही उत्तर कौन सा? विरोधाभासी। पहले कह दिया कि सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं, फिर उसमें से फिर बता रहे हैं कि यहाँ पर तो सुकरात जो है भ्रमशील नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। इसलिए 18वें का जो सही उत्तर है वह क्या रहेगा? सेकंड नंबर का, यानी 2.2। ठीक है, 19वें नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किनको स्वीकार किया जाता है? बौद्ध धर्म में किनको स्वीकार किया जाता है 19वें का? ठीक है, तो 19वें के ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। 19वें का जो सही आंसर है क्या है? सी वाला। ठीक है, थर्ड वाला, यानी केवल बी और ई। बी क्या है यहाँ पर? मोह, और बी के बाद ई है यहाँ पर प्रत्यक्ष। यह जो है यह दो चीज़ें आपकी, इनको बौद्ध धर्म में स्वीकार किया जाता है। तो 19वें नंबर का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? 3.3 यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 20 पर कि 100 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन का आयतन इसकी भुजाओं को 1.0% बढ़ाकर बदल दिया जाता है। इस घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? तो 3% यहाँ पर वृद्धि होगी। तो जो सही ऑप्शन आपका होगा वह क्या होगा? यहाँ पर 3.3। 21वें प्रश्न पर हम चलते हैं। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता को आदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो यह क्या कहलाता है? ठीक है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है समव्यवहारात्मक प्रतिरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर है। और ऑप्शन में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 2.2 यहाँ पर सही रहेगा। तर्क संगत है आपका कि तर्क संगत युक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो 22वां का जो उत्तर रहेगा आपका वैध या अवैध। ठीक है, यह यहाँ पर सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। निम्नलिखित वर्ण क्रमों पर विचार कीजिए और इस प्रकार का जो यहाँ पर क्रम दिया है इस क्रम के हिसाब से अगला पद आपका क्या होगा? ठीक है, यह आपका प्रश्न है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या होना चाहिए? अगला पद यहाँ पर क्या होना चाहिए? UWZ, यानी कि UWZ। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर जो है आपका, यह है आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, 23वें का सही आंसर है 4।
आगे हम चलते हैं। एक परिवार एक माह विशेष में एक वस्तु के उपयोग पर कतिपय व्यय करता है। यदि उस वस्तु की कीमत 20% घट जाती है और वस्तु का उपयोग 20% बढ़ जाता है तो उस परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अथवा कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर कौन सा है, 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन में भी 2.2 यहाँ पर जो लिखा है यह आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर का। नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक को अभिकथन को ए और दूसरे को तर्क मतलब आर कहा गया है। अभिकथन ए, समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तर्क बी, आर में ये विरोधी लोग होते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं। उपर्युक्त कथनों के अंतर्गत आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर रहेगा कौन सा है, सी वाला है, यानी कि ये वाला 3 वाला। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ठीक है, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। तो यहाँ पर 3.3 जो लिखा है 25वें का यही सही आंसर है। 26वें प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित संख्या क्रम पर विचार करें कि यहाँ पर इसी क्रम से संख्या चलती है तो आगे यहाँ पर x का मान क्या होगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर क्या होगा, 130, यानी कि ए नंबर का फर्स्ट वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर यह है आपका सही होगा 1.1। 26वें का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 27वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, ए और बी, यानी कि प्रत्यक्ष और अनुमान वैशेषिक में स्वीकार किए जाते हैं इनमें से। ठीक है, 27 का जो आपका है वह केवल ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वह आपका सही आंसर है। ठीक है, 27वें का। आगे हम चलते हैं 28वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से 3 किलोमीटर घंटा गति से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्व दिशा में 1 घंटे तक चलता है तथा उसके बाद बाएं मुड़ करके 1.5 किलोमीटर की गति से घंटा की गति से उत्तर दिशा की ओर 6 घंटे तक स्थान बी तक चलता है। स्थान ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका क्या होगा, 9.48 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 28 का। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर कि संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा। संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक क्या क्या करना सुनिश्चित करेगा। ठीक है, वह हमें देखना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह सी नंबर वाला है, यानी कि केवल बी, सी और डी। बी क्या है, आत्मसम्मान, सी है वृत्तिक कक्षा में प्रदर्शन और डी जो है आपका क्या है, वृत्तिक विकास। इस प्रकार से यह 3 ऑप्शन बी, सी और डी जो है यह क्या करेंगे, यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं। तो 29वें नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा कौन सा, 3.3 और यहाँ पर 3। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। नीचे एक तर्क वाक्य दिया गया है, इस तर्क वाक्य को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, पहला। सेकंड है, यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्लासिकी निरपेक्ष तर्क वाक्य है। सार्वभौम विध्यात्मक वाक्य, विशिष्ट विध्यात्मक वाक्य, पहला और दूसरा में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा 30वें नंबर प्रश्न का वह क्या होगा, पहला, यानी कि सार्वभौमिक विध्यात्मक वाक्य है, सभी लोग इसको मानते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो 31 वाला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी या हुई है। ठीक है, 31 का सही ऑप्शन है आपका 4, यानी कि 17.2% वृद्धि हुई है। 4.4 यहाँ पर आपका 31वें का सही ऑप्शन रहेगा। अब हम चलते हैं 32वें नंबर में। यह तालिका में से आपको देख करके इसका आंसर देना था। 32 में हम चलते हैं। किस वर्ष में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक है। ठीक है, किस वर्ष में सब्जी की उत्पादक है, तो 2019 में सर्वाधिक यहाँ पर सब्जी की उत्पादकता दिखलाई गई है, जो कि आपको परसेंटेज निकाल करके उत्तर इसका देना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा आपका वह कौन सा रहेगा, 3.3, प्रश्न नंबर 32 का। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। किस वर्ष टमाटर का उत्पादन सबसे कम है। ठीक है, किस वर्ष सबसे कम है, 2016 में सबसे कम है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है वह आपका सही आंसर होगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34।
वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना है? वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना है? ठीक है, तो 1270 यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न में ऑप्शन नंबर 1 में, यही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक 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 है, 34 का जो है 1270 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में जो संख्या दी गई है यही सही आंसर है। 35 प्रश्न की बात करते हैं। किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा? ठीक है, 35 इसका जो सही आंसर वह क्या है? ए, बी और डी। ए यानी 2016, बी यानी कि 2014 और डी यानी कि 2017। यह जो है यह सबसे कम वर्ष यहाँ पर आलूओं का दर्शाना है, आलू उत्पादन का, जो कि आपको तालिका के हिसाब से इसका उत्तर देना है समझ करके। और 35वें का जो सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा? वह है सेकंड वाला, ए, बी और डी। यहाँ पर भी 2.2 जो है वही सही आंसर होगा। आगे हम चलते हैं, 36 वाला प्रश्न देखते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी में शामिल है। क्या क्या शामिल है आईटीसी में, आईसीटी में? तो यहाँ पर जो है वह केवल डी शामिल है। ठीक है, डी में क्या है? उपर्युक्त सभी, यानी ऑनलाइन अधिगम भी शामिल है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम भी शामिल है, वेब आधारित अधिगम भी शामिल है, यानी कि सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3.3 यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है। हम देखते हैं 37 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रविष्टि में उच्च शिक्षा संस्थाओं अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख है? ठीक है, आपका प्रश्न है, इसका सही आंसर है 37 का जो है 4 नंबर का, यानी कि प्रविष्टि नंबर 66 प्रविष्टि नंबर 66 जो यहाँ पर लिखा हुआ है और प्रश्न नंबर 37 में, यही आपका सही आंसर है, यानी कि 4.4। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 में कि प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक होता है किस चीज़ का होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी 4.4 यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। 39 को हम देखते हैं, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर महादेशों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर महादेशों के सही अवरोही क्रम को आपको यहाँ पर पहचानना है, जो कि क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है यह सही आंसर होगा। ठीक है, 39 का क्या है? सबसे पहले बी यानी कि एशिया आएगा, फिर उत्तर अमेरिका आएगा, फिर यूरोप आएगा, फिर अफ्रीका आएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह क्रम आपका रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 है, सूची 1 में मूल्य विकास के चरणों का उल्लेख है, जबकि सूची 2 में मूल्य निर्माण का दृष्टांतीकरण किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से के साथ में सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ में क्या करना है? मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए जो है, यानी चरण 1 मूल्य संग्रहण, यह किसके साथ में मिलेगा? तो वयस्कों विशेषकर माता पिता के व्यवहारों का प्रेक्षण करना और उनका अनुकरण करना, इस यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के साथ में। अब हम देखते हैं बी का, यानी कि चरण 2 मूल्य और मूल्यांकन, यह किसके साथ में मेल खाता है? तो यह खाता है आपका बी वाला 1 के साथ में, किसी व्यक्ति के मूल्यों को चुनना और उन्हें आत्मसात करना। ठीक है, 40वें का डी है, यह बात याद रखना, इसी को हम मिला रहे हैं। अब यहाँ पर है चरण 3 मूल्य स्पष्टीकरण, ये 4 चरण दिए गए हैं, 1 मूल्य संग्रहण, मूल्य मूल्यांकन, मूल्य स्पष्टीकरण और मूल्य समेकन। इनका अर्थ क्या है यह हमें इसके साथ में मिलाना है। ठीक है, सूची 2 के साथ में 3rd वाला मिला लिए। 4th वाला है मूल्य समेकन। ठीक है, तो मूल्य समेकन किसके साथ में यहाँ पर मिल रहा है? मानव, देखिए यहाँ पर डी का जो है वह 3 के साथ में, यानी मानव व्यवहार के बारे में भावी कथनीयता सुनिश्चित करना। ठीक है, और इसका कौन सा था? सी वाले का 4th वाला था। ठीक है, मूल्य स्पष्टीकरण मतलब उन मूल्यों जिनका उपदेश दिया जा रहा हो और उन मूल्यों जिन पर अमल किया जा रहा है, इन दोनों में अंतर करना ही मूल्य का स्पष्टीकरण कहलाता है। चलिए, समझ गए होंगे। आपकी जो 40वें नंबर का प्रश्न है इसका सही आंसर है 3 वाला, ऑप्शन में 3.3 दिया गया है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर है 41, मल्टीमीडिया के घटक हैं। मल्टीमीडिया के घटक कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर जो दिए गए हैं
इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, 4 वाला, टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो। ठीक है, केवल टेक्स्ट ऑडियो नहीं होगा, वीडियो और ऑडियो, केवल वीडियो नहीं, तीनों चीज़ें यहाँ पर जो दी गई हैं ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, मल्टीमीडिया के अंतर्गत आती हैं। तो 41 का जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। 42 पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से असमकालिक संप्रेषण घटित होता है, किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से होता है। तो यह 42 में जो दिया गया है, यह एक सेकेंड इनका पूरा देख लें हम ऐसा। तो यह जो दिया जाता है यह किसके अंतर्गत दिया गया है, केवल डी, ई और एफ। ठीक है, डी, ई और एफ, यानी कि डी में क्या है, ब्लॉग है, ई में डिस्कशन बोर्ड है और एफ में बी लॉग है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 43 का, जो कि है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहले अभिकथन को ए और दूसरे को तर्क यानी आर कहा गया है। अब यहाँ पर जो पहला कथन है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने की बढ़ती संभावनाओं के बावजूद अनेक समुदाय न्यूनीकरण कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने से बचते हैं। तर्क दिया गया है कि समुदाय न्यूनीकरण को प्रायः अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं के परस्पर विरोधी मानते हैं। तो यहाँ पर क्या सही आंसर है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 43 का जो सही आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए सही है परंतु जो आर है या जो तर्क है वह सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। हम चलते हैं, प्रश्न है हमारा 44 कि यह क्या है। ठीक है, पैथन एक है, क्या है यह, तो यह हमें बताना है कि यह एक ऑपरेटिंग नहीं, हाँ केवल ए, ऑप्शन नंबर बी वाला है यानी 2 वाला। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा 44 का वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 45 वाला है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को वही वाली बात है, एक को अभिकथन को ए और दूसरे को तर्क कहा गया है। अब अभिकथन क्या है कि ई कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत डेटा की जरूरत होती है। और तर्क क्या दिया गया है कि इस प्रक्रिया में निजता से समझौता करना पड़ सकता है। अब इसका सही आंसर क्या होगा जो आपको बताना है। इसका सही आंसर है कि ए और आर, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, यही आपको यहाँ पर इसका सही आंसर दिया गया है। 45 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। हम देखते हैं 46 का कि विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्राब्दी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है। ठीक है, 46 का जो सही आंसर है क्या है, सूचना और संचार, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका 46 का सही आंसर है। 47 देखते हैं, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1982, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही आंसर होगा 1982। 47 का सही आंसर है 2। ठीक है, 48 में हम चलते हैं। यहाँ पर फिर एक सूची दी गई है जिसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्रमशः जल प्रदूषक और उनके स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, 48 में तो इसका जो सही आंसर है 48 का वह क्या है, पहले सही आंसर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। हाँ, सही आंसर जो है 48 का वह क्या है, 3 वाला, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाले जलाशय, यह किसके साथ जाएगा, पेपर मिल और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के साथ में। फिर जो बी वाला है पादप पोषक तत्व, किसके साथ जा रहा है, आधुनिक वॉशिंग पाउडर और कृषि अपक्षय के साथ में। अम्ल एसिड जो है सी नंबर का है, किसके साथ में जा रहा है, खान अपवहन के साथ में। और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइलस पीसीबी, यह किसके साथ में जा रहा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है थर्ड वाला, अपशिष्ट भस्मीकरण और विषाक्त पाटन स्थल के साथ में यह जा रहा है। यानी कि जो आपका 48 वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर क्या है, थर्ड नंबर वाला सही आंसर है। ऑप्शन में भी 3.3 जो दिया गया है यह सही आंसर होगा। 49 पर चलते हैं, संक्षेपाक्षर CD-ROM का पूरा नाम क्या है। ठीक है, CD-ROM का पूरा नाम क्या है, तो 3 नंबर का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह जो है 3 नंबर का है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन में भी 49 का 3.3 जो है सही आंसर होगा।
हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पेपर का, जो कि यूजीसी के द्वारा नेट का पेपर दिया गया है 2020 वाला। इसका फर्स्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, उपनिषद परंपरा से संबंधित नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि पराविद्या का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्यों के अनुभवों से परे है। दूसरा जो कथन दिया गया है, अपरा विद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। अब हमें इन दोनों कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके देना है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका? सेकंड नंबर वाला, यानी कथन 1 और 2 यह दोनों गलत हैं। ठीक है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन में भी हम देखते हैं 2.2 यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या रहेगा? सही आंसर इसका रहेगा प्रश्न नंबर 50 का। चलिए, यदि अभी वीडियो आपने पूरा देखा है तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें, लाइक करें, और जो अपने साथी अभी तक प्रश्न नहीं मिलाए हैं उन लोगों तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाएं। बहुत ही अच्छी बात रहेगी, उनकी हेल्प हो जाएगी, उनकी सहायता हो जाएगी। और यदि कोई समस्या आपको आती तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।